हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके एक्सरसाइज को करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। एक्सरसाइज में हर प्रकार के सवाल आपके लिए होते हैं। इस चैप्टर के सिलेबस में जो भी चीज़ें दी हुई हैं, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कैपेसिटीज, इन सभी से सवाल रहने वाले हैं एंड हर प्रकार का सवाल रहने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो एमसीक्यूज में आपका पहला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज कॉल्ड। गैस के एक्सचेंज के प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं या फिल्ट्रेशन कहते हैं? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जहां पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है तो उसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। वेरी गुड। उसी को गैसियस एक्सचेंज जो होते हैं, यानी जो आपका एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है और ये ब्लड कैपिलरीज है। यहाँ पे अगर खराब खून आया है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस से जाएगा और ऑक्सीजन आप एल्वियोलाई के माध्यम से डालोगे जिससे ब्लड प्योर हो जाएगा। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है ये इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में रेस्पिरेशन है, तो आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट है ना? करेक्ट। चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन है द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज। द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज। वॉइस बॉक्स को और किस नाम से जानते हैं? वॉइस बॉक्स को और किस नाम से जानते हैं? फेरिंग्स, बताइए। फेरिंग्स के नाम से जानते हैं, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई। द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज। तो वॉइस बॉक्स और किस नाम से जानते हैं वॉइस बॉक्स को? तो वॉइस बॉक्स को हम लोग, है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज लेरिंग्स। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं क्योंकि ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। साउंड प्रोडक्शन मतलब समझते हो ना, आवाज को निकलता है, जो आपका आवाज निकलता है ना वो यहीं से निकलता है, साउंड प्रोडक्शन। क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड पाया जाता है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे कुछ कुछ पूछूंगा, बताओ भाई विंड पाइप किसको कहते हैं? विंड पाइप किसको कहते हैं? अगर आपसे सवाल आ गया कि भाई विंड पाइप किसको कहा जाता है, तो जो आपका ये ट्रैकिया है इसको विंड पाइप के नाम से जाना जाता है। इसको विंड पाइप के नाम से जानते हैं, इसको विंड पाइप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा फूड पाइप किसको कहते हैं? फिर फूड पाइप किसको कहते हैं? अगर आप लोगों से सवाल आ जाएगा फूड पाइप तो क्या जवाब दोगे? तो फूड पाइप कहलाता है ईसोफेगस। क्या कहलाता है? ईसोफेगस जो है आपका, ईसोफेगस जो है ये आपका फूड पाइप कहलाता है। और फेरिंग्स को क्या कहा जाता है? तो फेरिंग्स को कहा जाता है कॉमन पैसेज। ये कॉमन पैसेज है, दोनों चीज यहां आता है। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर, हवा और खाना दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया भाई, बताओ। लेरिंग्स, ये क्या है आपका? लेरिंग्स है साउंड प्रोडक्शन, वॉइस बॉक्स कहलाता है। ट्रेकिया विंड पाइप है, फूड पाइप ईसोफेगस है, फेरिंग्स कॉमन पैसेज है खाना और हवा का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर। मैं इसको पेन का कलर अलग कर देता हूं। हाँ चलो। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया? विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया? कौन सा स्ट्रक्चर है जो फूड को ट्रेकिया में एंटर होने से बचाता है? आपको पता है, ये देखो आपका ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया के ऊपर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि जब आप खाना निगलते हो तो वो ट्रेकिया को बंद कर देता है, क्लोज कर देता है। इसका नाम होता है एपीग्लॉटिस। क्या नाम होता है? एपीग्लॉटिस। कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कमोड पे कैसे होता है ढकने वाला, वैसे ही एक स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज के मतलब ट्रेकिया के ऊपर, वो ढक देता है। तो भाई कौन सा स्ट्रक्चर है जो फूड को ट्रेकिया में एंटर होने से बचाता है? डायफ्राम? नो, डायफ्राम नहीं। लेरिंग्स, एपीग्लॉटिस या ऊला? आंसर हो जाएगा सी, एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस, बहुत बढ़िया। एपीग्लॉटिस है जो कि विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया, ट्रेकिया में एंटर करने से बचाता है, तो एपीग्लॉटिस सी। ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीदिंग। इसमें से कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, थैलेमस। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीदिंग? कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीदिंग, है ना? ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का काम कौन सा करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीदिंग? ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है कौन? मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा, पूरे ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लोंगाटा सेक्शन है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा ही ब्रेन को कंट्रोल करने का काम करता है। आंसर है सी, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 5, टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई इन द ह्यूमन लंग्स इज अप्रोक्सीमेटली। ह्यूमन लंग्स में लगभग कितने एल्वियोलाई होते हैं? तो लगभग 250 से 300 मिलियन एल्वियोलाई होता है। मैंने क्लास में बताया था, लगभग 250 से 300 मिलियन। 250 से 300 मिलियन, समझ रहे हो कितने सारे हो गए? 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है ना? है ना? 250 से 300 मिलियन, तो ऑप्शन में 300 मिलियन है तो मार दो। ह्यूमन लंग्स में लगभग 300 मिलियन एल्वियोलाई पाए जाते हैं। 300 मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच मसल्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरेशन। इसमें से कौन सा मसल्स है जो मुख्यतः इंस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंस्पायरेशन यानी कि आप जब सांस अंदर लेते हो उसके लिए। बताओ भाई, इंटरकोस्टल मसल, एब्डोमिनल मसल, डायफ्राम, बोथ ए एंड सी। कौन सा मसल है मेनली, मुख्य तौर पर? तो भाई आपको मैंने बताया, चाहे इंस्पायरेशन हो या एक्सपायरेशन हो, मेनली 2 मसल्स है। हाँ, जब फोर्सफुल इंस्पिरेशन करेंगे तो एब्डोमिनल मसल्स, नेक के मसल, शोल्डर मसल, ये सब भी इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली एक है इंटरकोस्टल मसल, दूसरा है डायफ्राम। यही तो है ना? हाँ, यही तो था। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी, बोथ ए एंड सी, यानी इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। आप लोग आंसर कर भी रहे हो, यानी भैया साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भाई, कंसेप्ट क्लियरिटी एक अलग लेवल की है इस चैप्टर में। बहुत बढ़िया, कंसेप्ट क्लियर बहुत अच्छा है आप लोगों का। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज कौन सा है? लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, फेरिंग्स है, ब्रोंकाई है। विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड, एयर एंड फूड? विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज कौन सा है? तो मैंने बताया था भाई, कॉमन पैसेज जैसे ही सवाल आ जाएगा तो कॉमन पैसेज, एक सेकेंड रुक जाओ, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, तो आपका आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंस्पायरेशन ऑकर्स व्हेन डायफ्राम। इंस्पायरेशन होता है कब? जब डायफ्राम रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपवार्ड या स्टॉप फंक्शनिंग। तो मैंने बताया था, देखो इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है? आपका सांस अंदर आता है, इसके दौरान आपका दोनों चीज का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, ये दोनों का क्या हो रहा था? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, संकुचन हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, राइट? हाँ, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे इंस्पायरेशन के दौरान, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, इंटरकोस्टल मसल भी और डायफ्राम भी, इंटरकोस्टल मसल भी और डायफ्राम भी। तो यहाँ पर इंस्पायरेशन में होता क्या है? डायफ्राम, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट तो होता है संकुचित होकर के, कैसे? ऐसे होने का फ्लैट हो जाता है, और फ्लैट हो जाता है। आंसर बी, वाओ ग्रेट, बहुत बढ़िया, आंसर बी, आंसर बी, बहुत बढ़िया, लाजवाब। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन, फ्लैटन हो जाता है संकुचित होकर के, जैसे नॉर्मली डोम शेप्ड होता है, नॉर्मली डायफ्राम ऐसे होता है डोम शेप्ड, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो संकुचित होता है, तो उसका नियम है कि सेंटर की ओर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं सर्कल ऐसा होगा तो इसका सेंटर यहाँ है, तो यहाँ पे इसके अंदर ऐसे हो जाता है। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैट। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के दौरान द प्रेशर इन द लंग्स, प्रेशर क्या होता है बताओ? एक्सपायरेशन के दौरान यानी सांस छोड़ने के दौरान लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ता है या घटता है? बताओ भाई, सांस छोड़ने के लिए एक्सपायरेशन कब होगा? हवा का नियम है, सिंपल सी बात है कि ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर आएगा। तो अगर हम सांस छोड़ रहे हैं यानी हवा बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है यानी कि ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर आ रहा है, यानी लंग्स का प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि लंग्स सिकुड़ता है, उससे प्रेशर बढ़ जाता है, तो लंग्स का प्रेशर इंक्रीज होता है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन लंग्स का प्रेशर इंक्रीज। एक्सपायरेशन, अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड क्वेश्चन में क्विक यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है। ये नहीं बोल रहा है कि एक्सपायरेशन के लिए क्या होना चाहिए लंग्स का प्रेशर। एक्सपायरेशन अगर हो रहा है तो धीरे धीरे लंग्स क्या होगा? अगर एक्सपायरेशन हो रहा है, अगर एक्सपायरेशन हो रहा है यानी कि धीरे धीरे सांस छूट रही है, तो लंग्स के अंदर का प्रेशर घटता जाएगा। हाँ, जब एक्सपायरेशन हो, मतलब यहाँ पर बोल रहे, देख रहे हो एक्सपायरेशन, अगर सांस धीरे धीरे छोड़ रहे हो तो जाहिर सी बात है प्रेशर घटेगा लंग्स का। आंसर ए, क्योंकि हवा बाहर निकल रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन प्रेशर इन द लंग्स, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपैरिजन होता कि हाँ भैया ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब लेसर देन, तो यहाँ पे अलग चीज़ है। यहाँ पे बोला सीधा सीधा घटता है या बढ़ता है, तो भैया सीधा सीधी बात है, सांस छोड़ेंगे तो धीरे धीरे घटेगा ना लंग्स के अंदर प्रेशर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान हवा का मात्रा जो इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं वो क्या कहलाता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड, बढ़िया है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, तो उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, अभी जस्ट पिछले क्लास में पढ़ा है भाई, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है इसका वैल्यू? 500 ml, है ना। 500 ml इसका वॉल्यूम भी होता है। चलो भाई, अगला है, विच स्ट्रक्चर डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई, कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है? तो आपने जब एनाटॉमी पढ़ा था तो मैंने बताया था ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया T5 के पास बाइफरकेट होकर के ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर दो ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है? लेरिंग्स? नो, लेरिंग्स तो यहाँ है, वो नहीं। एल्वियोलाई? नहीं। नेजल कैविटी? नहीं। ट्रैकिया? यस, ट्रैकिया, ट्रैकिया। आंसर डी, आंसर डी, ट्रैकिया। क्या हो जाएगा? ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड होकर के दो ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है ना। 11th के आंसर में है डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड मेनली एज, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली एज। तो ऑक्सीजन जो है मेनली ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड कर जाता है? हीमोग्लोबिन के साथ, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। चलो भाई सभी लोग जुड़ जाओ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, राइट। हाँ, अब है क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। हाँ, नेक्स्ट है, विच पिगमेंट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, कौन सा पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड में? हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, मेलानिन, केराटिन? जवाब दो, विच पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट, विच पिगमेंट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करता है? तो विच पिगमेंट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, तो सीधा सीधा जवाब है भैया हीमोग्लोबिन, 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 वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, CO2 इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एज, हाँ,
कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से बाउंड करता है और वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, लेकिन मात्र 20% ही कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। बाकी लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट के आयन के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। बाइकार्बोनेट आयन HCO3 बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट होता है। CO2 इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एज बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होता है। ठीक है, आंसर सी। फिफ्टीन नंबर में है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, बताओ भाई। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ प्रोसेस। इसमें इंस्पायरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सपायरेशन। एस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, क्या होगा आंसर, जवाब दीजिए। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन में आपका मेनली तो आंसर हो जाएगा ए, इंस्पायरेशन, एयर इन होता है, फिर गैसियस एक्सचेंज, फिर एक्सपायरेशन। आंसर है ए, 15 का ए। ठीक है। इन ह्यूमन बींग में रिब केस एंड स्टर्नम मूव अपवार्डली एंड आउट ग्रोथली ड्यूरिंग, यानी ह्यूमन बींग में रिब केस जो आपका रिब केस है और स्टर्नम मूव अपवार्डली, अगर रिब केस भी ऊपर की ओर आ रहा है, स्टर्नम भी ऊपर की ओर जा रहा है, तो उससे जाहिर सी बात है फैलेगा चेस्ट, है ना, तनेगा। तो उससे क्या होगा बताओ। एक्सरसाइज के दौरान सडन बैक इंजरी, एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन, कब ऐसा होता है? तो जब चेस्ट का वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है तो वो इंस्पायरेशन के दौरान होगा ना, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान होगा, इंस्पायरेशन के दौरान होगा, इंस्पायरेशन के दौरान होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट इज, एडल्ट में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 6 to 8 ब्रीथ पर मिनट, 6 से 8 ब्रीथ पर मिनट, 8 से 10 ब्रीथ पर मिनट, 12 से 16, 20 से 25 ब्रीथ पर मिनट। बताइए नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट्स इज, एडल्ट्स में कितना होता है रेस्पिरेटरी रेट? आंसर सी आ रहा है आप लोग का, बहुत बढ़िया। 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट, 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट, आंसर सी। ठीक है, 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, लंग्स हैव लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब कॉल्ड, लंग्स में बहुत सारे छोटे छोटे नैरो ट्यूब्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो जो नैरो ट्यूब्स होते हैं, एकदम महीन महीन ट्यूब्स होते हैं, वो आपके एल्वेलाई कहलाते हैं? नहीं, एल्वेलाई तो एयर सैक है, हवा से भरा गुब्बारा टाइप का स्ट्रक्चर है। ब्रोंक्योल्स या ब्रोंकाई या ट्रैकिया, देखो ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है, लेकिन जो नन्हा नन्हा ट्यूब्यूल्स होता है वो आपका होता है ब्रोंक्योल्स, आंसर बी, वो आपका होता है ब्रोंक्योल्स। देखो इमेज में भी दिख रहा है ब्रोंक्योल्स, राइट, वो आपका ब्रोंक्योल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है टीनी एयर सैक, टीनी एयर सैक प्रेजेंट्स इन ह्यूमन लंग इज कॉल्ड, जो छोटे छोटे एयर सैक होते हैं, हवा से भरे गुब्बारे होते हैं ह्यूमन लंग्स में, वो क्या कहलाते हैं? ब्रोंकस, ब्रोंक्योल्स, एल्वेलाई या ऑल ऑफ द अबव? द टीनी एयर सैक प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग, ह्यूमन लंग्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्रोंकस, ब्रोंक्योल्स, एल्वेलाई, ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर हो जाएगा द टीनी एयर सैक प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग इज कॉल्ड आंसर सी, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, जहां पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है। चलो अगला सवाल है द एल्वियोलाई आर फाउंड इन, एल्वियोलाई कहां पाया जाता है? लंग्स में, नोज में, ट्रेकिया या फेरिंग्स? द एल्वियोलाई आर फाउंड इन, एल्वियोलाई कहां पाया जाता है? द एल्वियोलाई आर फाउंड इन, एल्वियोलाइज आर फाउंड इन, वेरी गुड, लंग्स में पाए जाते हैं, लंग्स में, आंसर ए, लंग्स में पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 से यहां से द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड, ब्रीदिंग इन को क्या कहते हैं? अगर ब्रीदिंग इन कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, आप जो बोल दो। इनहेलेशन, इनहेलेशन, इनहेल कर रहा है या इंस्पायर कर रहा है, ठीक है। इंस्पायरेशन बोल दो या इनहेलेशन बोल दो, दोनों सही है, ठीक है। अब है नेक्स्ट, द विंड पाइप इज ऑल्सो नोन एज, विंड पाइप को और किस नाम से जानते हैं? विंड पाइप को और किस नाम से जानते हैं? द विंड पाइप इज ऑल्सो नोन एज, तो विंड पाइप को और किस नाम से जानते हैं? तो विंड पाइप को हम लोग ट्रैकिया के नाम से जानते हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया, TRACHEA, ट्रैकिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लंग्स आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड, लंग्स एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा, या तो आप प्लूरा बोल सकते हो सीधा सीधा, या तो प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहीं हार्ट के मेम्ब्रेन की बात आ जाएगी तो उसको, है ना, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये होता है, ये प्लूरा होता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एल्वियोलाई, मतलब लंग्स के फंक्शनल यूनिट क्या हैं? तो लंग्स में एक्चुअली वही एल्वियोलाई है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, तो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, एल्वियोलस लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, कारण क्योंकि एल्वियोलाई प्लूरल वर्ड है, एल्वियोलस एक सिंगल एल्वियोलाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाय, ऑक्सीजन जो है ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है मुख्यतः किसके द्वारा? तो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाय, हाँ बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाय हीमोग्लोबिन, मेनली बाय हीमोग्लोबिन, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो यार, मजा आ गया, हीमोग्लोबिन। आंसर मैच कर लो, देख लो सेव में, इंस्पायरेशन, ट्रैकिया, प्लूरा, एल्वेलस, हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलो भाई, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपको एक एक लाइन में जवाब देना है। नेम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स का नाम लिखना है, आराम से लिख दोगे। नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, है ना, एल्वेलाई, लंग्स, ये सब चीजें हो गई। प्रॉपर आपका डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नाम लिखना है। 2, डिफाइन एंड गिव नॉर्मल वैल्यूज, अच्छा डेफिनेशन और वैल्यूज देना है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? तो नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट के दौरान जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल करते हैं या एक्सेल करते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, इसका वैल्यू होता है तकरीबन 500 ml, ठीक है। हाँ, ये सब पढ़ाया हुआ है, नोट्स से लिख लेना आंसर। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी, लंग कितना एयर को एकोमोडेट कर सकता है, टोटल, उसको हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। इसका लगभग मात्रा होता है 6000 ml, यानी 6 लीटर। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम यानी आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेशन, जितना ज़्यादा दम लगा के आपको सांस छोड़ना है छोड़ दिए, उसके बाद भी लंग्स में कुछ मात्रा वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाता है, जो कि लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, वो होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। इसका मात्रा होता है लगभग 1200 ml, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ट्यूब कनेक्ट्स, कौन सा ट्यूब्स है जो कनेक्ट करता है ट्रैकिया टू द लंग्स? विच ट्यूब कनेक्ट्स ट्रैकिया टू द लंग्स, ट्रैकिया को लंग्स से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो ब्रोंकाई, ब्रोंकियल ट्यूब्स, आंसर हो जाएगा ब्रोंकियल ट्यूब्स, ब्रोंकियल ट्यूब्स। ट्रैकिया को लंग्स, देखो ये ट्रैकिया है, ब्रोंकिया, ब्रोंकाई है ना जो कि लंग्स को कनेक्ट कर रहा है, तो ब्रोंकियल ट्यूब्स। वेयर डज गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लंग्स, लंग्स में एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता कहाँ है? तो एल्वियोलाई में होता है, एल्वियोलाई में होता है, एल्वियोलाई में। कहाँ होता है? एल्वियोलाई में होता है। व्हाट इज द वॉइस बॉक्स कॉल्ड, वॉइस बॉक्स किसको कहते हैं? तो वॉइस बॉक्स लैरिंग्स को कहते हैं, लैरिंग्स को, लैरिंग्स को। वॉइस बॉक्स किसको कहते हैं? लैरिंग्स को कहा जाता है, वॉइस बॉक्स लैरिंग्स को कहा जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, डिस्क्राइब लैरिंग्स एंड फेरिंग्स, लैरिंग्स के बारे में लिखना है, फेरिंग्स के बारे में लिखना है, और उसके ऊपर नोट लिखना है फंक्शन के साथ।
आराम से लिख सकते हो, 3 नंबर का क्वेश्चन है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को लिखना है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, कब कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, वॉल्यूम प्रेशर कब घटा बढ़ा, लिख के काम कर देना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन देना है। याद रखना लंग्स आ गया यानी लंग्स के अंदर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो वैसे खैर लंग्स के बारे में आपको बताना है कि भाई आपका क्या कहते हैं उसका राइट लोब लेफ्ट लोब क्या किसका बड़ा साइज होता है, किसमें कितने राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या होते हैं, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन विथ हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, डायग्राम के साथ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन बताना है। शोइंग द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल वगैरह को अच्छे से दिखाना है डायग्राम के साथ, है ना। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, लंग्स का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करिए एंड एक्सप्लेन ईच ऑफ इट्स पार्ट विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम, यानी डिस्क्राइब करिए स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, लंग्स के स्ट्रक्चर को एंड एक्सप्लेन करिए, है ना, वेल लेवल डायग्राम। देखो लंग्स आ गया यानी प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन करना, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल ट्रैकिया एल्वियोलाई सबके बारे में लिखना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हाँ चलो, इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है एंड धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व हुए हैं तो बेहिचक कह सकते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया एंड थैंक यू सो मच। मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में खूब तरक्की करिए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।